न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और खबरें विस्तार से देखिए। इस समय देश के कुछ राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं, तो कई शहरों में बारिश ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। और जिन शहरों में बारिश हो रही है वहां पर आफत इतनी ज्यादा है कि कई जगह गाड़ियां भी सड़कों पर तिनके की तरह बहती चली जा रही हैं। और ऐसी एक घटना राजस्थान के जोधपुर में घटी है, जहां एक कार बरसाती नाले में बह गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रेन की मदद से कार को बरसाती नाले से बाहर निकाला गया। कार तो किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन जब तक कार को बाहर निकाला गया काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कार में सवार पति पत्नी की बरसाती नाले में डूबने से मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक को ग्रामीणों ने बचा लिया। वहीं एक शख्स अभी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। दावा है कि कार चला रहा शख्स उखनाई नाले को पार कर रहा था, तभी उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार नाले में समा गई और पति पत्नी की उसमें जान चली गई। मानसून की पहली बारिश ने जयपुर के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जयपुर में उस वक्त लोगों में चीख पुकार मच गई जब अचानक सड़क धंसने लगी और सड़क पर खड़ी गाड़ियां गड्ढों में समा गईं। वहां का मंजर देखकर लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। और जो वीडियो सामने आया वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि वीडियो में सिल्वर रंग और नीले रंग की 2 कार गड्ढे में घुसी दिखाई दी। इन 2 गाड़ियों के आगे भी कई जगह सड़क धंसी, जिसके बाद वहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए और इन गड्ढों में माल ढोने वाली सफेद रंग की एक गाड़ी भी फंसी नजर आई। सड़क धंसने का ये वीडियो मुहाना मंडी इलाके का है। बताया जा रहा कि बारिश के दौरान जब सड़क धंसी तो कई बाइक भी गड्ढों में समा गयी। बाद में 2 पहिया वाहनों को तो निकाल लिया गया, लेकिन गड्ढों में फंसे 4 पहिया वाहनों को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दावा है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया, घटिया क्वालिटी का सामान सड़क बनाने में इस्तेमाल हुआ और इसी की वजह से सड़क धंस गई। बड़ी बात यह है कि बारिश से मैदानी इलाकों में जितनी मुसीबत है, उससे कहीं ज्यादा आफत पहाड़ी इलाकों में है। उत्तराखंड के टिहरी में तो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने लगा। पहाड़ से अचानक बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे और इसकी वजह से जो लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे उनमें हड़कंप मच गया। लेकिन गनीमत रही कि पहाड़ से कोई पत्थर किसी इंसान के ऊपर नहीं गिरा। हालांकि भूस्खलन की वजह से नरेंद्रनगर बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गई। गनीमत रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ तो पुलिस ने तुरंत गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। अगर गाड़ियों की आवाजाही रोकने में जरा भी देरी होती तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं राजस्थान में मानसून आने से पहले तमाम दावे किए जा रहे थे। दावा नालों की सफाई का था, प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा था। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही जोधपुर नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। पहले ही बारिश के बाद नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया और तो और किचन में नालियों का गंदा पानी बहने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे घरों के अंदर नदी नाले बह रहे हों। घर के अंदर जितना भी सामान रखा था सब का सब पानी में डूब गया। जब हमने वहां रहने वाली एक वृद्ध महिला से बात की तो प्रशासन की बदइंतजामी से परेशान महिला की आंखों में आंसू छलक आए। करो आप, मैं मारा गया, कोई नहीं है, देख लो घर फूटो, घर पड़े पड़े मारो। महिला ने बताया कि ऐसी परेशानी को झेलते झेलते सालों बीत गए, लेकिन उनकी बदहाली देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। कोई कौन खाली वोट ले जाओ। बता दें कि जोधपुर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद पावटा सर्कल सहित शहर भर के तमाम इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। तो कई जगह बारिश राहत लेकर भी आई है, कई जगह मुसीबत बनकर आई है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से अब राजस्थान के झील और झरने भी उफान पर आ गए हैं। और राजस्थान के 12 जिले में तो केवल 4 दिन की बारिश में ही कुंडाखो झरना पूरे बहाव के साथ बह रहा है। करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो इसका दृश्य बहुत मनमोहक दिखता है और झरने के इसी मनमोहक नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के 12 जिले में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। इसकी वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 12 जिले के देवरी कस्बे में तो कई जगह रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। वहीं जल भराव के कारण कई जगह सड़कें भी 2 हिस्सों में बटी नजर आई। जैसे हालात इस समय राजस्थान में हैं, उससे कहीं ज्यादा खराब हालात पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश के बाद खेत में कई लोगों के शव पड़े मिले। कई जगह सड़कें बह गईं और जहां पर कल गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। और तबाही किस कदर मची हुई है इसका सबूत है ये टूटी हुई सड़क, जो तेज बारिश के बाद कई जगह से टूट गई और बाढ़ में बह गई। बंगाल में जून में ही बाढ़ और बारिश ने कहर ढा रखा है। नदियों से आया बाढ़ और बारिश का पानी सड़कों, घरों और खेतों में घुस गया। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को अपना घर बार छोड़कर
तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सामान्य रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। इसके कारण लोग नाव को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिवार को चंद्रकोना से जो लोग लापता हुए थे, अब उनके शव पानी कम होने के बाद खेत में पाए गए। मतलब साफ है कि हालात काफी खराब हैं। मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रैक्टर और बाइक बह गई नदी की तेज बहाव में। यह सब कुछ उफनाई नदी को जबरन पार करने की वजह से हुआ है। और ये घटना गुना के फतेहगढ़ इलाके में घटी। बताया गया कि ट्रैक्टर सवार दो लोग लहसुन बेचकर अपने घर जा रहे थे, तभी कोहन नदी पार करते समय ट्रैक्टर पलट गया और दोनों लोग नदी में डूब गए। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग नदी में डूबे लोगों को तलाश करते दिखे, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार दोनों लोगों का कहीं पता नहीं चला। वहीं कोहन नदी में बाइक पर सवार दो लोग भी डूब गए। घटना के बाद से एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक एक व्यक्ति का शव बरामद हो गया है। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है और वो पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं। पाइपों में अंदर फंस जाते हैं, कई की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको पुलिया को ऊंचा बनाया जाए। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी कोहन नदी में कई हादसे हुए थे, लेकिन पुलिया न बनने की वजह से लोग उफनाई नदी पार करने को फिर भी मजबूर हैं। मौसम की मार से कई राज्यों में मुसीबत है। 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 21 से 25 जून तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। 21 जून को यूपी, पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बारिश का पूर्वानुमान है, तो वहीं 22 जून को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि देश के ज्यादातर राज्यों में 21 से 25 जून के बीच भारी बारिश होगी और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, यानी कि सतर्क रहने की जरूरत है यहां पर। वहीं दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन सब के बीच जो पूरी परिस्थिति है प्रशासन संभालने में लगा हुआ है। और अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद हादसे की। अहमदाबाद हादसे के बाद से ही एयर इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। अब पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल चेन्नई और बेंगलुरु से एयर इंडिया का विमान यात्रियों का लगेज दिए बिना ही पटना पहुंच गया, जिस पर यात्रियों का गुस्सा भड़क गया। एयर इंडिया का विमान लैंड होने के बाद जैसे ही यात्रियों को जानकारी मिली कि उनका सामान प्लेन से नहीं आया है, वो एयरपोर्ट पर ही हंगामा करने लगे। वो किस लिए लिखा जा रहा है? सामान जब नहीं आएगा तो। एयर इंडिया की फ्लाइट IX2936 सुबह यात्रियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंची थी। पहले अनाउंस किया गया कि 4 नंबर बेल्ट पर लगेज आएगा, लेकिन बाद में यात्री जब 4 नंबर बेल्ट पर पहुंचे तो वहां लगेज नहीं था। ये बोल रहा है कि आपका घर पहुंचाएंगे, उसमें $1,00,000 का माल है, उसमें कौन पहुंचाएगा? कौन जिम्मेवारी देगा यहाँ का? मामला बढ़ता देख एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और CISF के जवानों ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की। जो भी लाना है वही लाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ। अब वो कोऑर्डिनेट कर रहा है वहाँ से कि अगले जो एयर इंडिया का कहना है कि वजन ज्यादा होने की वजह से लगेज प्लेन में नहीं रखा गया। तेलंगाना के मेडचल जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। स्कूल बस के नीचे आने से 10 साल के बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये उसी घटना का CCTV है। 10 साल का जयशीर चौहान मोहल्ले में साइकिल चला रहा था। साथ में एक और बच्चा भी उसके साथ वीडियो में दिखाई दिया। उबड़-खाबड़ सड़क पर बच्चा साइकिल से नीचे गिर गया। जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, ठीक उसी समय एक स्कूल बस तेजी से आगे बढ़ी और उसके ऊपर चढ़ गई। गंभीर तौर पर घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये इलाका पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजा रघुवंशी मर्डर मामले में। बड़ी खबर यह है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी सोनम और राज की कोर्ट में पेशी हुई और अदालत ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेज दिया है। तो बड़ी खबर है मेघालय से। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में आरोपी सोनम और राज को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। जिस तरीके से लगातार जांच पड़ताल चल रही है, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। जो शिलांग पुलिस थी वो इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम के घर भी पहुंची थी और यहां पर सारी जांच पड़ताल के बाद सोनम और राज को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा है। इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी लगाई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी गलती भी कर दी। इस गलती के लिए ICC उन पर कार्रवाई भी कर सकती है। हुआ यूं कि पहले दिन जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे तो सफेद मोजों की जगह काले मोजे पहन रखे थे, जबकि ICC के नियमों के मुताबिक टेस्ट मैच में सफेद मोजे पहनने का नियम है। ड्रेस कोड से जुड़े ICC के रूल
19.45 में बताया गया है कि खिलाड़ी को टेस्ट मैच के दौरान सफेद ड्रेस, क्रीम या हल्के स्लेटी रंग के मोजे पहनने चाहिए। ऐसे में काले मोजे पहनकर गिल ने आईसीसी के टेस्ट ड्रेस कोड का उल्लंघन किया है और इस गलती के लिए गिल पर क्या कार्रवाई होगी, इसका फैसला मैच रेफरी करेंगे। अगर रेफरी अपनी जांच में पाते हैं कि ये गलती जानबूझकर की गई है तो शुभमन गिल पर मैच फीस का 10 से 20% जुर्माना लग सकता है और अगर रेफरी को यह लगता है कि भूल से गिल ने यह गलती की है तो वो जुर्माने से बच भी सकते हैं। ड्रेस कोड उल्लंघन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी केएल राहुल और क्रिस गेल इसका उल्लंघन कर चुके हैं और दोनों ही मामलों में दोनों क्रिकेटर्स को मैच फीस का 10% जुर्माना देना पड़ा था। तो अब देखने वाली बात होगी कि शुभमन पर क्या फैसला होता है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। ऐसा ही आयोजन पटना में हुआ, लेकिन यहां पर लोगों का ध्यान योग करने में कम और वहां मिल रहे योगा मैट लूटने में ज्यादा दिखा। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। दरअसल योग दिवस के कार्यक्रम में इतने लोग आ गए कि मैट कम पड़ गई, जिसके बाद मैट की लूट मच गई। लोग एक दूसरे से मैट खींचने लगे। संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी। जब ये लूट हो रही थी तब बिहार सरकार के आधा दर्जन मंत्री मंच पर मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी। दरअसल पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार सरकार के कई मंत्री, सांसद और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आम लोगों को भी योग करने की व्यवस्था की गई थी। वीआईपी को तो मैट मिल गई, लेकिन जब आम लोगों के लिए मैट कम पड़ गई तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मामूली बात पर दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस हो गई और देखते ही देखते ये पूरा मामला मारपीट में बदल गया। किसी ने लाठी भांजी तो किसी ने बर्तन। जिसको जो मिला उसी से पीटने लगा। यह हर की पैड़ी का वो रास्ता है जो हमेशा लोगों से भरा रहता है, लेकिन शुक्रवार शाम सड़क पर चले इस दंगल को देखकर यहां से गुजरने वाला हर शख्स हैरत में पड़ गया, क्योंकि किसी का सिर फट गया तो किसी के चेहरे से खून बह रहा था। दरअसल ये पूरी लड़ाई ग्राहक और दुकानदार के बीच हुई मामूली बहस से शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। दुकानदारों ने दो ग्राहकों को घेरकर बुरी तरह मारा। बाद में पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी आग उगल रहा है। शुक्रवार को हुए विस्फोट में 1000 फीट की ऊंचाई तक लावा फूटता हुआ नजर आया। न सिर्फ लावा फूटा, बल्कि ऐसा लगा कि जमीन से आग का फव्वारा फूट पड़ा हो, जिसकी ऊंचाई 1000 फीट से भी ज्यादा थी। जब यह जमीन पर गिरा तो लावे की पूरी एक नदी बहने लगी। ये विस्फोट हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के एक बंद क्षेत्र में हुआ। हालांकि इससे लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लावे के साथ निकलने वाली गैस टेंशन बढ़ाने वाली है, जो वातावरण के साथ मिलकर बोग नाम की जहरीली धुंध बनाती हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए बहुत हानिकारक हैं। बता दें कि 23 दिसंबर 2024 के बाद से लगातार रुक रुक कर विस्फोट होते रहे हैं। किलाउआ ज्वालामुखी 1983 से लगातार सक्रिय है। हर साल हजारों पर्यटक हेलीकॉप्टर या विशेष गाइडेड टूर के जरिए इन्हें देखने आते हैं। पटना में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला थाने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर हो गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दुकान के बाहर सब कुछ सामान्य है, तभी अचानक एक युवक दुकान के अंदर घुस गया और मारपीट शुरू हो गई। युवक का साथ देने के लिए एक शख्स और एक महिला भी दुकान में घुसकर मारपीट में शामिल हो गए। इस दौरान दुकान के बाहर अफरा तफरी मच गई। एक युवक ने डंडा लेकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के आते ही वो भाग निकला। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान डंडे और चाकू से हमला किया गया। बीच बाजार में मारपीट होती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। दोनों पक्ष जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। आरोप है कि विवाद को लेकर पहले भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से अभी तक मामले का कोई हल नहीं निकला। बहुत पुरानी कहावत है कि शौक बड़ी चीज है, और ऐसा ही एक शौक पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रहने वाले संजीव कुमार ने 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 14 लाख रुपए लुटा दिए। पूरी कहानी क्या है आपको तफसील से बताते हैं।
हमीरपुर के सरिया कारोबारी संजीव कुमार ने 1 लाख रुपए के लिए 14 लाख रुपए का वीवीआईपी नंबर प्लेट खरीद लिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वीवीआईपी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन बोलियां लगवाता है और संजीव कुमार ने जिस नंबर के लिए 14 लाख रुपए की बोली लगाई वो नंबर है 0001। इस नंबर के लिए 2 लोगों के बीच होड़ लगी थी, लेकिन दूसरे शख्स ने बोली 13.5 लाख पहुंचने के बाद सरेंडर कर दिया। आमतौर पर महंगी कार और एसयूवी खरीदने वाले लोग वीवीआईपी नंबर प्लेट के लिए लाखों की बोलियां लगाते हैं, लेकिन संजीव कुमार ने अपने स्कूटर के लिए 14 लाख का रजिस्ट्रेशन नंबर खरीदकर सबको हैरान कर दिया। इतनी महंगी नंबर प्लेट के बारे में पूछे जाने पर संजीव ने कहा कि शौक बड़ी चीज है और उसे ही पूरा करने के लिए उन्होंने 14 लाख रुपए खर्च कर दिए नंबर प्लेट के लिए। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के दरभंगा जिले के एक स्थानीय अदालत में उस वक्त नाटकीय मोड़ आ गया जब जज ने एक केस की पैरवी कर रहे वकील को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब पता चला कि वकील ने अपनी गैर मौजूदगी की झूठी जानकारी कोर्ट को दी है। और ये मामला दरभंगा के चर्चित क्रिमिनल वकील अंबर इमाम हाशमी से जुड़ा है, जो एक 32 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी हैं। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय में एडीजे तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में होनी थी, लेकिन वकील अंबर इमाम हाशमी ने सुनवाई से पहले फॉर्म 317 दाखिल कर दिया और ये जानकारी दी कि वो जिले से बाहर हैं और कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन इसी दिन जब जज दिवाकर की अदालत में एक अन्य मामले की सुनवाई चल रही थी तो वही हाशमी वहाँ वकालत करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जज उन्हें देखकर भड़क गए और जज ने वकील अंबर इमाम हाशमी को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दे दिए। इसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस ने तुरंत वकील अंबर इमाम हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस वकील अंबर इमाम हाशमी को कोर्ट परिसर से खींचकर अपने साथ जाती दिखी। लेकिन हंगामा यही नहीं थमा। जब पुलिसकर्मी वकील हाशमी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जा रहे थे तब कोर्ट परिसर में वकील आ गए, बवाल काट दिया और केस की पैरवी कर रहे वकील को कोर्ट रूम से जेल भेजे जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। और जब पुलिसकर्मी वकील अंबर इमाम हाशमी को अपने साथ लेकर जाने लगे तो पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने वकीलों के आचरण और अदालत में अनुशासन को लेकर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। साथ ही वकील को जेल भेज जाने से वकील खासा नाराज हैं। आज जब से एसोसिएशन का गठन हुआ 1906 से आज तक किसी अधिवक्ता के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण नहीं हुआ। पहली दफा यहाँ के जिला जज और 3rd एडिशनल सेशन जज ने ऐसा काम किया है। हम लोगों ने कहा है, लेकिन अक्सर हमारे दोनों अधिवक्ता जिनको जेल भेजा गया है उनकी रिहाई होगी। वकीलों ने काम का बहिष्कार कर दिया है और वकील मांग कर रहे हैं कि साथ ही वकील अंबर इमाम हाशमी को तुरंत छोड़ा जाए। और बिहार के इस बवाल के बाद वहां की राजनीति की बात करते हैं। बिहार में एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे या फिर कोई और, ये सवाल बना हुआ है। इस सवाल पर अमित शाह के बयान से एनडीए में तनातनी बढ़ गई है, तो वहीं आरजेडी की दलील है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है। असल में अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। अमित शाह की इसी बयान ने जेडीयू नेताओं का पारा चढ़ा दिया। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने बीजेपी को याद दिलाया कि केंद्र की सरकार जेडीयू के समर्थन से चल रही है। हमरे बिल्ली हमरे में ये नहीं चलेगा बिहार में। बिहार ने बड़े बड़े तानाशाहों का सत्ता पलट देने का काम किया, इसलिए होश आवाज में बयान देने का काम किया। उनके अलावा कौन है? इधर आरजेडी तर्क देने में जुटी है कि बीजेपी की मंशा जेडीयू को समाप्त करने की है। महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जारी सियासी तकरार पोस्टर वार तक पहुंच गई है। पटना में तेजस्वी और लालू यादव की कार्टून वाली पिक्चर के साथ एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखे गए शब्दों पर संग्राम छिड़ गया है। असल में पोस्टर में तेजस्वी और लालू यादव को लालटेन के साथ भैंस पर सवार दिखाया गया है। साथ में लिखा गया, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। हालांकि पोस्टर किसने लगाया इस बारे में पोस्टर पर कोई जिक्र नहीं है। वहीं विवाद होने पर पोस्टर को नगर निगम ने हटा दिया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाया गया। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। पटना में लगे इस पोस्टर को तेजस्वी यादव के पॉकेट मार वाले बयान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इधर एक और पोस्टर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरजेडी की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में एनडीए गठबंधन को नेशनल दामाद अलायंस की संज्ञा दी गई है। वहीं नीतीश सरकार पर दामादों की सेवा का आरोप लगाया गया।
भारतीय जेवलिन थ्रोअर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उनकी 88.16 मीटर की थ्रो इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रही। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले प्रयास में 88.16 मीटर का थ्रो किया। नीरज चोपड़ा सभी से आगे रहे और आखिर तक उन्होंने अपनी बढ़त को बरकरार रखा। नीरज चोपड़ा ने कड़े मुकाबले में जूलियन वेबर को हराया। वेबर ने 88.88 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में जूलियन वेबर को हराकर उनसे पुराना बदला भी ले लिया। वेबर ने 16 मई को दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को मात दी थी। बिहार के पुल सुर्खियों में रहते हैं आए दिन और बिहार के गया में उद्घाटन से पहले एक पुल और सुर्खियों में आ गया क्योंकि उसमें दरार आ गई। पुल को डेंजर बताकर आवाजाही रोक दी गई है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये बिहार के नायाब इंजीनियरों द्वारा बनाया गया वो पुल है जिस पर सरकार ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके उद्घाटन का फीता कटता उससे पहले ही इसमें दरारें आ गई जो पुल को बनाने में किए गए भ्रष्टाचार की कलई खोल रही हैं। उधर क्रैक आते ही प्रशासन ने पुलिस पर आवाजाही बंद करने का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक मोटरसाइकिल पुल की तरफ जा रही है। पुल पर दरार देखने वालों की भीड़ लगी है। नीचे फल्गु नदी उफान पर बह रही है। उधर केंद्र सरकार ने लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन की बात कही है। जो इसके लिए जवाबदेह है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आगे इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। बिहार पुल बहने के मामले में बदनाम है। ऐसे में उद्घाटन से पहले ब्रिज में आई दरार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में बारिश के सीजन में पुल जानलेवा होने लगते हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 1 दर्जन के करीब छोटे और बड़े पुल बह गए या फिर गिर गए। सिलसिला आपको दिखाते हैं। 17 अगस्त 2024 को सुल्तानगंज में पुल का पिलर गिर गया। 4 जुलाई 2024 को सारण में पुल गिरा। 3 जुलाई 2024 को सीवान में 3 पुल गिर गए और 28 जून 2024 को मधुबनी की भुतही नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। 27 जून 2024 को किशनगंज की मारिया नदी पर बना पुल धंस गया। वहीं 23 जून 2024 को मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिरा। 22 जून 2024 को सीवान में गंडक नहर पर बना पुल टूट गया था और 18 जून 2024 को अररिया में बकरा नदी पर बना पुल भी गिर गया था। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही, लेकिन इस बार पुल शुरू करने से पहले ही उसमें दरार आ गई। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के बाद 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आरोप है कि फरदीन नाम के शख्स ने पहले युवती के साथ कंवल बनकर दोस्ती की और उसके बाद रेप किया। यही नहीं, आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो भी बनाए और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फरदीन ने इस पूरे वारदात को सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया क्योंकि इस काम में उसका एक महिला मित्र ने भी साथ दिया। आरोप है कि दोनों ने पीड़ित युवती पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने फरदीन खान और जोया को आरोपी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के हापुड़ में फ्रीगंज रोड पर उस वक्त फाइट क्लब में बदल गया जब जिम करने आए करीब आधा दर्जन लड़के आपस में लात घूसे चलाने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बीच सड़क लड़के मारपीट कर रहे हैं। कोई लात मारता दिखा तो कोई घूसे की बारिश करता नजर आया, जिससे जो मिला उसमें बजा दिया। बताया जा रहा है कि लड़के जिम करने आए थे, तभी बाइक हटाने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद लड़ाई का रंग हो गया। वहीं सड़क पर खड़े किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब पुलिस वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस घटना ने रिश्तों और भरोसे की डोर को एक बार फिर से कमजोर कर दिया है। रीना और पारितोष ने पहले रविंद्र को शराब पिलाई, फिर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद लाश को जंगल के किसी सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक रविंद्र भारी कर्ज की वजह से प्रॉपर्टी बेचना चाहता था, लेकिन रवीरा ऐसा नहीं चाहती थी। इसी विवाद के बीच रीना का पारितोष से प्रेम संबंध बन गया और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद दोनों ने शव को कोटद्वार लाकर जंगल में फेंक दिया और गाड़ी को नोएडा में छोड़ दिया ताकि किसी तरह का कोई शक न हो। पुलिस ने दोनों आरोपियों को बिजनौर के नगीना से गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 विदेशी नागरिकों समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ में 1 करोड़ के ड्रग्स भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वही आरोपी हैं जो गुरुग्राम में ड्रग्स का रैकेट चला रहे थे। टेबल पर ड्रग्स और बरामद हुआ सामान बता रहा है कि किस लेवल पर ड्रग्स सप्लाई का काम हो रहा था। पकड़े गए आरोपियों में 7 नाइजीरिया के, 1 नेपाल और 1 मिजोरम की महिला है, जिनसे पुलिस ने 1 किलो 60 ग्राम सुल्फा, 904 ग्राम कोकीन, 2 किलो 34 ग्राम कच्ची कोकीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक स्केल्स, 42 फोन बरामद किए। हमें ऊपर खास ने सूचना दी कि एक नेपाल के रहने वाले हैं जिनका नाम विमल पहाड़ी है। नेपाल में वो पोखरा के रहने वाले हैं और अक्सर नेपाल से आते हैं और हिंदुस्तान से NDPS यानी कि नशीला पदार्थ
खरीद कर नेपाल में महंगे दाम में बेचते हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया और 1 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि इस रैकेट के तार नेपाल के साथ साथ कहां तक फैले हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के एक मामले में महिला ने अपने 2 बच्चों की मौत के घाट उतार दिया। महिला का नाम मुस्कान बताया जा रहा है। वारदात भोपा थाना इलाके के रुटकली गांव की है। यहां 19 जून को 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आई। शुरुआत में महिला ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को नाश्ते में चाय और बिस्किट दिया था और उसे नहीं पता कि मौत कैसे हुई। दोनों बच्चों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों बच्चों की मौत जहर खाने से हुई। इस पर पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महिला ने बताया कि उसका पति टीबी का मरीज है और इलाज के लिए बाहर रहता है, जबकि वो जुनैद नाम के युवक से प्यार करती है, लेकिन बच्चे मोहब्बत की राह में बाधा बन रहे थे। वहीं जुनैद भी उसके बच्चों का खर्च उठाने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसने अपने बच्चों को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। पूछताछ में यह भी पता चला कि बच्चों को जो जहर दिया गया वो जुनैद ही लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है। और अब बात कर लेते हैं युद्ध की। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में दोनों ओर से जमकर बमबारी हो रही है, जिसमें दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। युद्ध जैसे ये हालात कब तक बने रहेंगे किसी को नहीं मालूम, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। इसको लेकर 4 बड़ी हलचलें सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि बीते 24 घंटे में ईरान ने इजरायल के बीरशेबा और तेल अवीव पर जमकर मिसाइलें दागी तो इजरायल ने ईरान के कमांडर को मार गिराया। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप के बयान से नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। अगर समय पर अमेरिकी मदद नहीं मिली तो 12 दिन में इजरायली मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। तीसरी खबर यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। इसके मूवमेंट को क्यों अमेरिका की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, आगे आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर यह है कि ईरान के परमाणु बेस को उड़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब इजरायल के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है तो फिर क्या ये काम अमेरिका की तरफ से किया जाएगा? इन खबरों को विस्तार से समझाएं उससे पहले बीते 24 घंटे में युद्ध में किसकी कितनी बर्बादी हुई, उन तस्वीरों को देख लेते हैं। रात के वक्त ईरान ने फिर से इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। रात के वक्त तेल अवीव पर हमले का वीडियो काफी डरावना था। पूरी रात इसी तरह ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता रहा। चमकते तेल अवीव के ऊपर सिर्फ मिसाइलें ही दिख रही थी। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर हाइफा शहर में भी कहर बरपाया। सुबह के वक्त जब तस्वीरें सामने आई तो हाइफा में मंजर कुछ ऐसा था। इमारतें खंडहर बन गई थी। मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए थे। ईरान के हमले में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा कि 9वें दिन ईरान ने पहले से ज्यादा हमलावर रुख अपनाया, जिसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इजरायल पर एयर डिफेंस सिस्टम कई ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से इजरायल को काफी नुकसान हुआ। बदले में इजरायल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर ईरान के एक कमांडर को मार डाला। इजरायल ईरान जंग में अब तक 700 मौतें हो चुकी हैं, मतलब नुकसान बहुत हो रहा है। दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सबसे ज्यादा जो जान गई है वो ईरान में गई है। लेकिन अब इजरायल पर युद्ध भारी पड़ने लगा है। तस्वीरों में नुकसान दिख रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के बीरशेबा शहर की हैं। ईरान की एक मिसाइल 6 मंजिला इमारत की लॉबी के पास गिरी, जिसकी चपेट में आने से लॉबी के परखच्चे उड़ गए। ईरान की मिसाइलें दक्षिण इजराइल के एक चिल्ड्रन सेंटर पर भी जाकर गिरी। मिसाइल के हिट होते ही पूरा चिल्ड्रन सेंटर तबाह हो गया। धमाके के बाद बच्चों के लिए बनाया गया सेंटर धूल में डूब गया। रात के वक्त ईरान ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी दर्जनों मिसाइलें दागी, लेकिन यहाँ पर इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। भले ही ईरान में ज्यादा बर्बादी हुई है, लेकिन 9 दिन के युद्ध में ही इजरायल परेशान हो गया है। अभी तक इजरायल को लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है। इजरायल का मुख्य निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हैं, लेकिन इजरायल की मिसाइलें टारगेट को भेद नहीं पा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर बेस पहाड़ों के 300 फीट नीचे है और इजरायल के पास कोई भी ऐसा बम नहीं है जो पहाड़ का सीना चीरकर 300 फीट नीचे तक वार कर सकने में सक्षम हो।
हालांकि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नतांज परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए हैं, लेकिन IAEA के अनुसार इसे सीमित नुकसान हुआ है। ऐसे में इस लक्ष्य को भेदने के लिए इजराइल ने अमेरिका की मदद मांगी है। लेकिन अमेरिका के सुर बदल गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल सिर्फ दावा करता है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. So they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. ट्रंप के यू टर्न से जहां नेतन्याहू टेंशन में है, तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में तबाही मचा रखी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि ईरान के परमाणु साइट पर हमला किया है। यह इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया, IDF की तरफ से जानकारी दी गई है। इजराइल ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं और इजराइल का दावा है कि हम ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर हमला जारी रखेंगे। तो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इन सब के बीच बड़ी खबर और बड़ा दावा यह है कि इजराइल ने कहा है कि ईरान के परमाणु साइट पर हमने हमला किया है और जो साइट निशाना इस बार बनाई गई इजराइल की तरफ से, उसका नाम इस्फहान है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमले का दावा इजराइल की तरफ से किया गया। इजराइल ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं और यह कहा है कि हम ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर हमला इसी तरह लगातार जारी रखेंगे। और देखिए, यही वो तस्वीर है जो इजराइल की तरफ से जारी की गई है। इस्फहान इस जगह का नाम है और इजराइल ने कहा है कि जो ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर बेस है, इसको हमने निशाना बनाया है। और ये भी कहा है इजराइल ने कि हम इस तरीके के जो हमले हैं वो लगातार जारी रखेंगे। तो इजराइल ने हमले की तस्वीरें जारी की हैं और इस्फहान न्यूक्लियर साइट की बात कही है कि हमने इस्फहान को निशाना बनाया है और ऐसे ही हम लगातार हमले करते रहेंगे। ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन अमेरिका भी एक हमले में टारगेट नहीं भेज पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के पास ऐसा कोई भी बम नहीं है जो पहाड़ के नीचे एक प्रहार में 300 फीट नीचे बने सेंटर को बर्बाद कर सके। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर मौजूद ऐसे गहरे बंकरों को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम GBU-57 बनाया है, जो एक बार में धरती के अंदर 200 फीट नीचे बने बंकर को नष्ट कर सकता है। इसका वजन 13,600 किलोग्राम है। ईरान का परमाणु सेंटर फोर्डो 300 फीट नीचे है, इसलिए अमेरिका टारगेट के भेदने के लिए 2 GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस बम को ठोस स्टील मिश्र धातु से बनाया गया है, जो विस्फोट से पहले कठोर परतों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया होता है। पहले बम से 200 फीट नीचे तक गड्ढा बनाएगा और दूसरे बम से 300 फीट नीचे बने ईरान के परमाणु सेंटर को नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल अमेरिका से GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका देगा कब, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इसलिए इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में बैकफुट पर आ गया है। बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह इजराइल की खत्म होती मिसाइलें हैं। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं 12 दिन में इजराइल की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल ने बड़ी संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अगर ईरान ने ऐसे ही हमले जारी रखे तो 12 दिन के अंदर इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल कोचोव ने कहा, ये चावल के दाने नहीं हैं, सीमित हैं, इसलिए खत्म हो सकते हैं। इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध में शामिल हो। अमेरिका के ताजा रुख से इजराइल परेशान है। ट्रंप 2 हफ्ते बाद क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो ईरान की खिलाफ बड़ी तैयारी की संकेत दे रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज कभी भी मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। सोमवार की सुबह दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की ओर वो रवाना हुआ। वियतनाम के डनांग पोर्ट पर 20 जून को होने वाले इसके स्वागत समारोह को अचानक रद्द कर दिया गया। इमरजेंसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बताकर इसे मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया गया। खबर यह भी है कि इसी हफ्ते ये मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है और खबर यह भी है कि इसके साथ ही एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है। USS निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। यह परमाणु शक्ति संचालित होता है। इस पर से न सिर्फ फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, बल्कि ये घातक हथियारों से भी
लेस है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का मिडिल ईस्ट की ओर जाना यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिका भी ईरान को गंभीरता से ले रहा है। We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? इन आशंकाओं के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. लेकिन सवाल है उन्हें रोकेगा कौन, ट्रंप या इजराइल की जनता? इजराइल के हमले के बाद ईरान में भी हलचल बढ़ गई है। युद्ध में मारे जाने के डर से खामेनेई ने उत्तराधिकारी के लिए नाम फाइनल कर दिया है और ईरान के अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई ने 3 वरिष्ठ मौलवियों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। अगर खामेनेई की हत्या हो जाती है तो तीनों उम्मीदवारों में से ही कोई एक उनकी जगह लेगा। खामेनेई ने यह फैसला इजराइल के लगातार हमले के बाद लिया, यानी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान के लोगों को उत्तराधिकारी चुनने में परेशानी नहीं होगी और युद्ध की कमान नया वारिस संभाल लेगा। तो ईरान में फंसे 310 छात्रों का नया जत्था भारत पहुंचा है। अब तक कुल 827 छात्र लौट चुके हैं। छात्रों का कहना है कि जब वो ईरान से लौट रहे थे तब वहां भी शेलिंग हो रही थी, लेकिन भारत सरकार की मदद से वो सकुशल अपने वतन पहुंच गए हैं। तो देखिए, ये वही भारतीय छात्र हैं जिन्हें सकुशल ईरान से वापस लाया गया है। 310 छात्र इस बैच में आए हैं। अब तक कुल 827 छात्र लौट चुके हैं और छात्रों का कहना है कि ईरान से लौटते वक्त भी उन्हें डर का सामना करना पड़ा क्योंकि लगातार वहां पर शेलिंग हो रही थी, लेकिन भारत सरकार की मदद से सकुशल सुरक्षित अपने वतन वो वापस आ गए हैं। और वही जो 310 छात्र आए हैं उनको ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 827 छात्रों को भारत वापस लाया जा चुका है। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश भर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग योग करते नजर नहीं आए हों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में बुर्के वाली महिलाओं ने भी योग किया। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में गंगा किनारे 25 देशों के योगाचार्य योग करते नजर आए। आंध्र प्रदेश के उदावल्ली में तो लोग तैरते हुए योग करते दिखाई दिए। इजरायल और ईरान युद्ध को लेकर मोदी सरकार की नीति पर सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख के जरिए निशाना साधा। उन्होंने सरकार की चुप्पी को नैतिक और कूटनीतिक विफलता करार दिया है। लेख में सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया, तो वहीं युद्ध पर भारत सरकार के स्टैंड को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, सरकार की चुप्पी हमारी नैतिक परंपराओं का त्याग है। उन्होंने आगे लिखा, अभी भी देर नहीं हुई है, भारत को मुखर होकर अपनी बात रखनी होगी और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करना होगा। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर 2 नेशन थ्योरी को छोड़ने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 1994 में ईरान ने ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत विरोधी प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। लेख में सोनिया गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। अहमदाबाद विमान हादसा कैसे हुआ? हादसे के 9 दिन बाद भी तमाम सवाल जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के मलबे से मिले ब्लैक बॉक्स की अब तक जांच नहीं हो पाई है। ब्लैक बॉक्स अभी तक खोला ही नहीं गया। ब्लैक बॉक्स कैसे खुलेगा, इस पर भी सस्पेंस है। भारत में खोला जाएगा या फिर विदेश भेजा जाएगा, इस पर भी सवाल बने हुए हैं। बीते एक हफ्ते से AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास ही ब्लैक बॉक्स है। AAIB भारत में होने वाले विमान हादसों की जांच करती है। ये एक सरकारी संस्था है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब ब्लैक बॉक्स खुलता है।
हॉस्पिटल की छत से ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद माना जा रहा था कि चंद दिनों में ही हादसे की असली वजह पता चल जाएगी, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। एविएशन सेक्टर से जुड़ी जानकारों के मुताबिक अभी तक यही साफ नहीं है कि ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं या नहीं। करेगी टीम वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना डैमेज हुआ है, डैमेज इंडिया में रिट्रीव हो सकता है कि बाहर भेजना है। तो अब आप टीम ही नहीं बनाओगे तो फिर काम कैसे शुरू होगा? हर बढ़ते दिन के साथ ब्लैक बॉक्स में मौजूद डेटा के नष्ट हो जाने का भी खतरा बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुड कमेंस इमीडिएटली, क्योंकि एविडेंस जितना देर पड़ा रहेगा उतना उसका मतलब मिसयूज भी हो सकता है और एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो आशंका तो हर चीज की है अभी। खास बात यह है कि देश के अंदर ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर करने के लिए 9 करोड़ की लागत से सिस्टम डेवलप किया गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक उसमें डैमेज डेटा को रिकवर करने की फैसिलिटी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इन सब के बीच डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को उनके मौजूदा कार्यक्षेत्र से हटाने का आदेश दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर। ईरान ने बड़ा बयान दिया है। हमले में अमेरिका शामिल हुआ तो बहुत बुरा होगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच टेंशन चल रही है, युद्ध हो रहा है, ईरान ने अमेरिका को लेकर बयान दिया है और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का शामिल होना सबके लिए खतरनाक है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी भी जारी की है। तो ईरान लगातार आक्रामक बना हुआ है। पहले भी अमेरिका को लेकर उसने बयान दिया था और एक बार फिर से ईरान ने कहा है कि अगर हमले में अमेरिका शामिल हुआ तो बहुत बुरा होगा। अमेरिका का शामिल होना सबके लिए खतरनाक है और यह बयान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी के रूप में दिया है। तो जिस तरीके से यह बात सामने आ रही है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, इन सब के बीच ईरान ने यह बयान जारी किया है। नीट यूजी परीक्षा में एलन करियर इंस्टीट्यूट के कई छात्रों ने सफलता हासिल की है। टॉप 10 और टॉप 100 में एलन के छात्रों ने अपना परचम लहराया। जेईई एडवांस 2025 की परीक्षा में भी एलन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप किया है। नीट यूजी 2025 परीक्षा में एक बार फिर एलन करियर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने देश में टॉप रैंक्स के साथ साथ बड़ी संख्या में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी जगह बनाई है। एलन के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट मृणाल झा ने देश भर में 4था स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही टॉप 10 में एलन करियर इंस्टीट्यूट के 4 छात्रों ने जगह बनाई है। इनमें केशव मित्तल ने 7वां और भव्य चिराग झा ने 8वां स्थान हासिल किया। एलन की आशीष सिंह ने देश भर में 12वें नंबर पर जगह बनाई और ऑल इंडिया गर्ल्स कैटेगरी रैंक में 2 नंबर पर रही। नीट यूजी टॉप 100 में एलन के सबसे ज्यादा 39 स्टूडेंट हैं। इनमें 39 क्लासरूम प्रोग्राम से हैं, जबकि 10 डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से हैं। एलन के क्लासरूम कोर्स में टॉप 100 में देश के किसी भी संस्थान से सर्वाधिक संख्या में विद्यार्थी रहे हैं। 2024 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एम्स में एडमिशन लेने वाला हर चौथा छात्र एलन करियर इंस्टीट्यूट से ही था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।